बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि इसके अंदर हमने क्या बात करनी है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करनी है। और ये आप वेक्टर के अंदर जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं, स्ट्रेट लाइंस, दे फॉर्म ए कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज़ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन थ्री डायमेंशन। मसलन हमारे पास जो है वो ये कह लें कि ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम ये कहते हैं कि ये जो आउटवर्ड लाइन आ रही है इसको हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं ये दैट इज़ दी एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या होगा ये जेड एक्सिस है। तो इस तरह हमारे पास ये तीन एक्सिस जो हैं वो होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसमें एक हमारे पास फिर क्या आ गया, ये जिस पॉइंट के ऊपर कट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन एक्सिस हो गए, एक है ओ एक्स, एक है ओ वाई और एक जो है वो क्या है ओ जेड। तो ये तीन एक्सिस हैं। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो कि हम वेक्टर के अंदर जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। और इनके अलांग जो है वो यूनिट वेक्टर्स जो हैं, आई इज़ द यूनिट वेक्टर अलांग एक्स एक्सिस, जे इज़ द यूनिट वेक्टर अलांग वाई एक्सिस एंड के इज़ द यूनिट वेक्टर अलांग जेड एक्सिस। ठीक है, आई जे के क्या हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलांग दीज कोऑर्डिनेट्स ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड कोऑर्डिनेट्स के अलांग। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अब बात किसकी करनी है, टेंसर की करनी है। तो टेंसर के अंदर स्टूडेंट्स हमने ये अब एक्स एक्सिस की बजाय, ठीक है, क्या है कि अब एक्स एक्सिस की बजाय हमने इन एक्सिस को अब जो है वो चेंज कर देना है। ठीक है, क्योंकि आगे हमने बात को जनरलाइज करना है, x1, x2, x3, आगे जनरल टेंसर के अंदर जब हम जाएंगे तो इसको हम कह लेते हैं दिस इज़ x1, दिस इज़ x2 और ये हमारे पास क्या है x3 है। इसी तरह जैसे आई जे के है तो अब आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनको भी हम चेंज कर लेते हैं और इसे हम कह लेते हैं कि दैट इज़ e1, e2, e3। क्या कह लेंगे, e1, e2, इसका यूनिट वेक्टर e1 है, इसका यूनिट वेक्टर e2 है और इसका यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है e3 है। तो e1, e2, e3 दीज आर यूनिट वेक्टर्स, ये क्या है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। इसी तरह हम जो है वो कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करेंगे प्राइम के अंदर, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो किसके मुताबिक आ जाएंगी, प्राइम के जो है वो मुताबिक आ जाएंगी। यहाँ पे एक स्टूडेंट हमारे पास जो है वो थ्योरम है। थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि प्रूव दैट हमें ये प्रूव करना है कि ई आई डॉट ई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, डेल्टा आई जे के इक्वल है। ठीक है, ई आई ई जे डॉट इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, और डेल्टा आई जे आप लोगों को पता है वो किसके इक्वल होता है, ये हम पहले डिफाइन करके आ चुके कि 1 के इक्वल इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे, 0 के इक्वल इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर हम जो है वो बात करें फॉर आई इज़ इक्वल टू जे, तो उस सूरत में हमारे पास क्या आएगा, e1 डॉट e1 आएगा, e2 डॉट e2 आएगा, इसी तरह e3 डॉट e3 आएगा। ठीक है, अब अगर हम सेम के दरमियान जो है वो डॉट प्रोडक्ट लें यूनिट के अंदर, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाता है, दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। वो कैसे, जैसे आप पहले जो है वो फाइंड भी करके आ चुके हैं, मैं एक को फाइंड कर देता हूँ। ये e1 मैग्नीट्यूड cos of the angle between E1 and E1 which is 0, तो 1 1 1 is equal to 1। इसी तरह हम बाकी को भी जो है वो प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी किसके इक्वल है, दैट इज़ 1।
लेकिन जब हम डिफरेंट करते हैं E1 का डॉट प्रोडक्ट E2 के साथ जो है वो कंसिडर करें तो ये आएगा E1 मैग्नीट्यूड E2 मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन E1 एंड E2 विच इज़ 90 डिग्री, कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के इक्वल। इसी तरह जो है वो E2 E3 की बात करेंगे तो वो भी ज़ीरो आएगा, E3 E1 की बात करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है कि जब I और J जो है वो डिफरेंट होते हैं, जब I और J डिफरेंट होते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है, जब सेम होते हैं तो 1 आता है। डेल्टा आई जे भी यही कहता है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि EI डॉट EJ ये किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा IJ। ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा IJ के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस। कौन सा टॉपिक है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइंस भी स्टूडेंट्स सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं, बीएससी के अंदर भी हैं, यहाँ पे भी हम जो है वो इनको जो है वो डिस्कस करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है वो लेके चलना है, और अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर हमने ये बात की थी कि हम क्या करेंगे, इसका जो सिंबल हैं वो चेंज कर लेंगे, एक्स वाई जेड से क्या लेके आएंगे, x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 और z1 इसको कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास जो है वो ओरिजिन है, इसको पता है आपका x1 ये आउटर नॉर्मल जो है वो हमारे पास वेक्टर है। इसके अलांग जो यूनिट वेक्टर हमने कंसिडर किया है वो E1 वेक्टर है, इसके अलांग यूनिट वेक्टर E2 वेक्टर है, और इसके अलांग जो है वो क्या है, E3 यूनिट वेक्टर है। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कमरे के अंदर आप क्या करें, उसके एक कोने को जो है वो ओरिजिन कंसिडर कर लें, और यहाँ पे कहीं जो है वो एक वेक्टर है, तो उस वेक्टर को जो है वो आप 3 डायमेंशन के अंदर क्या करना चाहते हैं, डिफ़ाइन करना चाहते हैं। इस वेक्टर को किस डायमेंशन के अंदर डिफ़ाइन करना चाहते हैं, 3 डायमेंशन के अंदर। फ़र्ज़ करें ये वेक्टर है, डेफिनेटली अब हम तो हमारे पास तो बोर्ड है, प्लेनर जो है सरफेस है, तो इसलिए हम इसको इस तरह ही जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखें, जब तो प्लेन के अंदर हमारे पास एक वेक्टर होता है, क्या है, जैसे ये है, ये कोई प्लेन है, तो उसके अंदर आप जो है वो किसी वेक्टर को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको क्या चाहिए, उस प्लेन के अंदर वो वेक्टर एंगल जितना बना रहा है और उसकी जितनी लेंथ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को जो है वो लोकेट किया जा सकता है कि ये PXY इसकी पोजीशन है, या R थीटा ये इसकी जो है वो पोजीशन है। लेकिन स्टूडेंट्स जब हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशन होती है, तो जब तक हम तीनों एक्सिस के अलांग उस वेक्टर के एंगल को डिफ़ाइन नहीं करते, तो उस सूरत में क्या होता है कि हम मुकम्मल तौर पे वेक्टर को वेल डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर है, ये हमने जो वेक्टर लिया है, जिसको आप ये कह लें कि ये P है। और एक और बात याद रखें कि वेक्टर में हम बात जो है वो कर चुके हैं, और वो क्या कि कोई भी पॉइंट P जब उसको विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन आप डिफ़ाइन करते हैं, तो वो उसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन को नॉर्मल वेक्टर को नॉर्मली हम जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि ये x1 इसके साथ एंगल जो है वो बनाता है, दैट इज़ अल्फ़ा 1, और ये जो y बनाता है एंगल, x2 जो एंगल बनाता है, सॉरी ये मैंने x1, ये x2 और ये x3 है, ठीक है जी। ये हमने क्या कंसिडर करने हैं, x1 x2 x1 x2 x3। अच्छा, अब ये जो x2 के साथ एंगल बनता है दैट इज़ अल्फ़ा 2, और इसके साथ जो एंगल बनता है दैट इज़ अल्फ़ा 3। इसका मतलब ये हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये एंगल हैं, ठीक है। तो हम साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 बी दी एंगल्स
ये क्या हैं? एंगल्स हैं विच द वेक्टर p फॉर्म्ड विद x1 x2 x3 डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली, which the vector OP forms with the directions OX OY, सॉरी यहाँ पे OX1 OX2 एंड OX3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये इनके साथ जो है वो क्या बनाता है, ये एंगल्स जो है वो बनाता है। और आप लोगों को पता है ये अगर इनके कॉज ले लिए जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ये जो क्वांटिटीज़ हैं, द क्वांटिटीज़ कॉज अल्फ़ा 1, कॉज अल्फ़ा 2 एंड कॉज अल्फ़ा 3 are known as direction cosines of the vector r, are known as direction cosines of the vector r। ये वेक्टर r के बेसिकली क्या हैं? डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ये वेक्टर r के क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। बेसिकली कॉस जो है वो कोसाइन की ही एब्रीवेशन है, तो इनको हम क्या कहेंगे? ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अब इन डायरेक्शन कोसाइंस को भी हम अपनी आसानी के लिए क्या लिख सकते हैं? फॉर कन्वीनियंस वी कैन राइट L1 is equal to cos alpha 1, L2 is equal to cos alpha 2, L3 is equal to cos alpha 3। ये क्या है हमारे पास? L1 L2 L3 बेसिकली क्या हैं? ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये R हमारे पास क्या है? R इज़ दी पोजीशन वेक्टर। R क्या है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर को आप लोग जो है वो अगर x y z जो है वो हमारे पास कंपोनेंट्स होते तो पोजीशन वेक्टर को आप लोग क्या लिखते हैं? r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेकिन यहाँ पे अब टेंसर एनालिसिस के अंदर क्योंकि x y z को हमने x1 x2 x3 कहा है, तो हमारा अब जो पोजीशन वेक्टर है वो किस तरह लिखा जाएगा? ठीक है जी, हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो हम जो है वो किस तरह लिखेंगे? R जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज इक्वल टू x1i प्लस x2j, बल्कि i j k भी अभी यूज़ नहीं हो रहा है। अभी क्या यूज़ हो रहा है? e1 e2 e3 यूज़ हो रहा है। तो x1 e1 x2 e2 प्लस x3 e3, ये हमारे पास क्या है? ये R पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है? R पोजीशन वेक्टर है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। वो वैल्यूज़ कैसे फाइंड होगी? डेफिनेटली अगर हम क्या करें, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, किसके साथ? e1 के साथ, e2 के साथ, e3 के साथ। मसलन मैं r डॉट e1 अगर फाइंड करूँ तो वो किसके इक्वल लिखा जाएगा? r क्या है? x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3 e3, इसकी डॉट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी? e1 के साथ आ जाएगी। अब यहाँ पे e1 के साथ डॉट लें तो x1 e1 डॉट e1 प्लस x2 e2 डॉट e1 प्लस x3 e3 डॉट e1। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा? डेफिनेटली ये जो r यूनिट वेक्टर है, ये r यूनिट वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, r डॉट e1। अच्छा, अब यहाँ पे e1 डॉट e1 ये किसके इक्वल होगा? दैट इज़ इक्वल टू 1। बाकी ये जो है वो दोनों जो है वो क्या बन जाएंगे? ये ज़ीरो हो जाएंगे। डिफरेंट होने की वजह से ये ज़ीरो हो जाएंगे। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू x1 प्लस 0 प्लस 0। ये क्या आ जाएगा? x1 प्लस 0 प्लस 0। अच्छा, अब यहाँ पे
ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी आप लोगों को पता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन, तो यहाँ पे आर आ जाएगा और E1 का मैग्नीट्यूड आएगा जो कि 1 होगा, कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन आर एंड E1, आर और E1 के दरमियान जो एंगल है वो अल्फ़ा 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब जो वैल्यू आई है x1 की, यानी कि ये तो यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा r cos अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू x1। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू r cos अल्फ़ा 1। सिमिलरली अगर हम फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू r cos अल्फ़ा 2 एंड x3 इज इक्वल टू r cos अल्फ़ा 3। तो हमने क्या किया, x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर ली, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ अगर हम जो है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो r वेक्टर अब स्टूडेंट्स हमारे पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा, r इज इक्वल टू क्या था, x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस x3 E3, ये हमारे पास है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। x1 किसके इक्वल है, r cos अल्फ़ा 1, r cos अल्फ़ा 1 E1, r cos अल्फ़ा 2 E2 प्लस r cos अल्फ़ा 3 E3। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, अब r वेक्टर आ गया, r वेक्टर इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर r है, दिस इज वेक्टर r। अगर हम जो है वो इसको r पे डिवाइड कर दें, r यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, बेसिकली वेक्टर r ओवर r मैग्नीट्यूड। जब हम इसके ऊपर जो है वो डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये सब r के ऊपर डिवाइड होकर r कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos अल्फ़ा 1 E1 cos अल्फ़ा 2 E2 प्लस cos अल्फ़ा 3 E3। तो ये क्या है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे हमारे पास cos अल्फ़ा 1 ये किसके इक्वल है, बेसिकली cos अल्फ़ा 1 की वैल्यू जो है वो x1 ओवर r है, ठीक है। तो इसमें r यूनिट वेक्टर हम जो है वो इसके इक्वल जो है वो लिख लिया। अब यहाँ से हम एक रिलेशन भी प्रूव कर सकते हैं, वो क्या, ठीक है, क्या किया जा सकता है, एक रिलेशन भी जो है वो प्रूव की जा सकती है। अच्छा, एक तो बात ये याद रखें स्टूडेंट्स कि इन तीन रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे r cos अल्फ़ा किसके इक्वल है, x1 के, तो यहाँ से हमारे पास cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, x1 ओवर r। इसी तरह r cos बीटा किसके इक्वल है, x2 के, तो हम यहाँ से cos बीटा जो है अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, और cos अल्फ़ा 2 इसको हम लिख सकते हैं x2 ओवर r। और इसी तरह r cos अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू x3 है, इसको cos अल्फ़ा 3 को हम x3 ओवर r लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, cos अल्फ़ा 1 cos अल्फ़ा 2 cos अल्फ़ा 3, ये क्या हैं, ये इसके इक्वल हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये है कि इस रिलेशन से अगर हम लिखें r यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, cos अल्फ़ा 1 E1 प्लस cos अल्फ़ा 2 E2 प्लस cos अल्फ़ा 3 E3। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, cos अल्फ़ा 1 इसका स्क्वायर, cos ऑफ अल्फ़ा 2 इसका स्क्वायर, cos ऑफ अल्फ़ा 3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वो इसका मैग्नीट्यूड है 1 के इक्वल। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 1। 1 इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा 1 cos स्क्वायर अल्फ़ा 2 प्लस cos
स्केयर अल्फ़ा 3 इसका स्केयर रूट, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्केयर करें तो 1 इज इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फ़ा 1 कॉस स्केयर अल्फ़ा 2 प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा 3। तो ये भी हमारे पास इसके मतलब जो है वो क्या आ जाएगी, एक रिलेशन आ जाएगी। यहाँ से हम अगर वो L1 L2 L3 वाली वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर दें, क्या करें, L1 L2 L3 की वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर दें, तो उस सूरत में अब ये हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगी, L1 स्केयर प्लस L2 स्केयर प्लस L3 स्केयर इज़ इक्वल टू 1। और यही हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम जो है वो प्रूव करना चाहते थे और ये हमने प्रूव कर लिया। अच्छा, इसी तरह एक बात और हमने नोट करनी है, वो क्या है, वो ये है कि एक्सिस के अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस जो है वो अगर बात करें तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x1 एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x1 एक्सिस इज, और x1 इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या हैं, वो हैं 1 0 0। इसी तरह डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x2 एक्सिस और वो है 0 1 0। फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x3 एक्सिस और 0 0 1। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास इन एक्सिस के जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, इन एक्सिस के क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, जो कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0 1। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और है हमारे पास डेफिनीशन, जिसको डेफिनीशन ऑफ LIJ कहेंगे। क्या कहेंगे, डेफिनीशन ऑफ LIJ इम्पॉर्टेंट है, आगे इसने काफ़ी जो है वो यूज़ होना है। डेफिनीशन ऑफ LIJ, तो LIJ को हम किस तरह जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, वी डिफ़ाइन LIJ टू बी द कोसाइन ऑफ द एंगल, वी डिफ़ाइन LIJ बी द कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ith x एक्सिस ऑफ द सिस्टम एंड jth एक्सिस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, LIJ बी द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ith एक्सिस ऑफ द सिस्टम K प्राइम एंड jth एक्सिस ऑफ द सिस्टम K, jth एक्सिस ऑफ द सिस्टम K। यानी कि हमारे पास दो सिस्टम हैं, जब एक सिस्टम को रोटेशन की वजह से आपने जो है वो क्या किया है, एक और एक सिस्टम में जो है वो चेंज कर लिया है, तो उस सूरत में आप जो है वो क्या करेंगे, उन दोनों के दरमियान जब एंगल डिफ़ाइन करेंगे तो उसे LIJ लिखेंगे। उसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, LIJ लिखेंगे। अब LIJ जो है, LIJ हमने बात की है कोसाइन ऑफ द एंगल। ठीक है, कोसाइन ऑफ द एंगल है किसके, XI प्राइम और XJ प्राइम के दरमियान, XI और उसकी ith डायरेक्शन और दूसरे की जो है वो क्या है, jth डायरेक्शन के दरमियान। और इसको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं कि ये कॉस जो है वो बेसिकली EI प्राइम और EJ के इक्वल आ जाएगा। दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि इनके ऊपर जो है वो यूनिट वेक्टर का सिंबल जो है वो लगाया जा सकता है। यहाँ पे
साथ ही जो है वो हमारे पास आई और जे, इनकी वैल्यूज़ जो हैं, आई जे की वैल्यूज़ 1 2 3, ठीक है, आई जे की वैल्यूज़ क्या हैं 1 2 3। तो अब बेसिकली क्या है कि हमने यहाँ पे तमाम जो वैल्यूज़ हैं एल आई जे जो है वो जनरल यहाँ पे बात कर दी है। जे की वैल्यू जो है, आई जे की वैल्यू 1 2 3 है। मसलन इसमें से अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल L21 लिखना है, क्या लिखना है, L21, तो ये किसके कॉज के इक्वल होगा, दैट इज़ कॉज ऑफ x2 प्राइम x1, और ये प्राइम नहीं होगा, सॉरी ये प्राइम नहीं होगा, ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। और इसको हम मज़ीद आगे जो है वो क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू E2 प्राइम डॉट E1, और ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा, E2 प्राइम डॉट E1, दैट इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा उसको लिखा जाएगा। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है तो हम लिखेंगे कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन x2 प्राइम एक्सिस एंड x1 एक्सिस, ठीक है, x2 प्राइम एंड x1 एक्सिस के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ दी थीटा। जो भी एंगल होगा डेफिनेटली वो आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो मेंशन करना होगा। तो ये था हमारे पास ऑर्थोगोनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से आगे हमने जो है वो टेंसर के अंदर हमने इस सिस्टम को कैसे लेके चलना है। फिर हमने एक थ्योरम जो है वो प्रूव किया, डायरेक्शन को साइंस की जो है वो डिस्कशन की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी ऑर्थोगोनल रोटेशन ऑफ एक्सिस, ऑर्थोगोनल रोटेशन ऑफ एक्सिस। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।